हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका हमारे चैनल RVS क्लासेस बक्सर पर स्वागत है। अभी इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के पेपर 2 का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यहाँ पर जो क्वेश्चन है आप देख रहे हैं, पेपर 2 लिखा हुआ है। एक ही क्वेश्चन का आंसर देना है। 5 क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें लग रहा है कि दूसरा नंबर जो है किन्स के रोजगार सिद्धांत को चित्र द्वारा समझाएं। तो ये छोटा सा लग रहा है, लेकिन ये है छोटा नहीं। तो हमने अभी दूसरा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास किया। हमको लगता है कि लोग फर्स्ट क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करते हैं। बहुत लोगों ने इसको बना लिया होगा, इसलिए हमने पहला को नहीं चुना, दूसरे को चुना है। आज देखते हैं। एक हमारे सामने एक पत्रिका का एक जर्नल छपा हुआ मिला हमको। हमने उसको देखा और वो इसी पर था। तो आप जो चाहें तो थोड़ा इंट्रोडक्शन में ये 4-5 पेज है, तो बड़ा भी हो जाएगा। आप इसको लिख सकते हैं। किन्स का सिद्धांत जो है वो किन्स के द्वारा रोजगार सिद्धांत को ही दिखाया गया है। और यहाँ पर आप हेडिंग देख रहे हैं कि आय और रोजगार के निर्धारण नाम से है। आप देख लें। इसमें कई तरह से हम आंसर देने का प्रयास किए हैं, चूँकि ये 63 स्लाइड में है। तो एक बार आप रिवाइज कर लें तो अच्छा रहेगा। 4-5 पेज के बाद फिर हमने गूगल में सर्च किया हुआ आंसर दिया है। तो आप थोड़ा सा देख लें, पढ़ लें इसको। आप देख रहे हैं 2020-21 का ही ये छपा हुआ है, इसलिए जो डाटा होगा वो ताज़ा ही होगा। इसमें थोड़ा जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है अध्याय 2 में इनका प्रयोग लेखांकन के अर्थ में हुआ है। ये वर्ड नहीं लिखेंगे आप, अगर आप इसको लिख रहे हैं तो। लिखने के लिए कुछ भाषा जो है, कुछ लैंग्वेज बुक का होता है, तो बुक का लैंग्वेज आप उपयोग नहीं करेंगे, उसको अपने लैंग्वेज में ढालेंगे। उस लाइन को छोड़ देंगे। ये दूसरा पेज है, इसको हाफ करके देखते हैं। अब चाहे तो इसका आंसर लिख सकते हैं या इसको अपने रूप में बदल के लिख सकते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबे नहीं हो, इसलिए हम थोड़ा इसको रोक के आगे बढ़ा रहे हैं। कुछ परिभाषाएं दिया हुआ है यहाँ पे। उपभोग सीमांत प्रवृत्ति MPC, सीमांत बचत प्रवृत्ति MPS, औसत उपभोग प्रवृत्ति APS, औसत बचत प्रवृत्ति APS, APC APS और MPC MPS, इसके बारे में बताया गया है। इसका प्रयोग होगा। अब यहाँ पर देखें, इसको पढ़ लें, थोड़ा सा लिख लें। 2 सेक्टर मॉडल में आय का निर्धारण कैसे होता है। यहाँ पर बगल में 4/40 लिखा हुआ है, ये नहीं लिखेंगे आप। जहाँ पर ये जितना इक्वेशन है 4.2, 4.1, 4.3 ये सब लिखा हुआ है, उसको आप 1, 2, 3 करके लिख सकते हैं। 4 पॉइंट जो है उसको हटा दें, सिर्फ 1, 2 लिखें तो अच्छा रहेगा। चूँकि ये चौथा चैप्टर का दिया हुआ है, इसलिए ये 4.2 करके दिया हुआ है। जहाँ भी 4.2 इससे ये टॉपिक नेम है, तो इसको 4.2 ना लिख करके आप कुछ भी ना लिखें, सीधा आप टॉपिक लिख दें। ये चौथे चैप्टर का 4th चैप्टर का टॉपिक है, इसलिए 4 पॉइंट करके शुरू किया गया है यहाँ पे। आगे देखें, प्रयोज्य आय के बारे में बताया गया है। लघु अवधि में संतुलित आय का निर्धारण कैसे करते हैं। फिर ये है, आप देखें यहाँ पर आपको दिखेगा ग्राफ का प्रयोग। ग्राफ का प्रयोग करके बताना है। आप इसीलिए हम बोले थे कि आप इसके आंसर को भी लिख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी ग्राफ का प्रयोग हुआ है। बस 4.1 ना लिख करके आप 1, 2, 3
हर जगह उपयोग करेंगे। जैसे रेखा चित्र 4.1 लिखा है तो चित्र या रेखा चित्र 1 आप लिखेंगे। दूसरा देखिए ग्राफ, नेक्स्ट पेज। आप इसको देखें, इसमें समस्पूर्ति का ग्राफ दिया गया है। साम्य का ग्राफ बनाया गया है। प्रत्याशित समस्त मांग व पूर्ति का साम्य कैसे कहाँ पर क्रॉस कर रहा है, इसका क्या रीति है, विधि है, बीजगणितीय विधि कैसे है, उसको यहाँ पर सॉल्व किया गया है। थोड़ा इसमें मैथ का उपयोग हो जाता है यहाँ पर, तो इस कारण से लोग इकोनॉमिक्स को यहाँ इस चैप्टर को या इस जगह ऐसे कैलकुलेशन को लेकर के हार्ड समझते हैं। समग्र मांग में परिवर्तन का आय तथा उत्पादन पर प्रभाव। यहाँ देखिए स्थिर कीमत मॉडल प्रतिरूप में संतुलन निर्गत और समस्त मांग का ग्राफ है। फिर गुणक क्रिया विधि, और ये अंतिम वस्तु बाजार में गुणक यांत्रिकता, कैसे गुणक का वेरिएशन होता है। इसके कैलकुलेशन को दिखाया गया है। यहाँ पे दिया हुआ है मित व्ययिता का विरोधाभास। इसको थोड़ा सा हाफ करके देखते हैं। फिर आगे देखेंगे आप इस तरह का लिखा हुआ है। तो यहाँ भी ग्राफ है, आप इतना तक देख लें। फिर जो है यहाँ तक आपका इस बुक में दिया हुआ था जर्नल में। फिर आगे आप देखेंगे ये भी आप कुछ अन्य संकल्पनाएं इस पर आधारित जो है वो हम पढ़ नहीं रहे हैं। फिर ये आप एक जगह फिगर दिखा हमको, एक ग्राफ था इसी से संबंधित। इस ग्राफ का ये प्रयोग कर सकते हैं। ये आप देख के समझ लीजिए, ज़रूरत हो तो घुसाइएगा वहाँ पे आंसर में, या इसको छोड़ दीजिएगा। एक जगह ये भी इमेज था, इमेज हमने गूगल पर सर्च किया था, तो इस इमेज का प्रयोग करना चाहें तो व्यापार के सिद्धांत को आप कर सकते हैं या फिर आप छोड़ सकते हैं। आप किन्स का सिद्धांत अगर करेंगे तो किन्स का एक परिचय आएगा विकिपीडिया में, और उनका पूरा नाम है जॉन मेनार्ड किन्स, और उसके बारे में यहाँ पर है कि ये मार्शल के शिष्य थे, और इनका रोजगार, ब्याज एवं मुद्रा का सामान्य सिद्धांत, इनका एक ग्रंथ आया था। इन्होंने किताब लिखा था 1936 में, और वो विशेष पुस्तक है इनका। उसी में इन्होंने अपने सिद्धांत दिए थे। आप देखें यहाँ पे किन व्यष्टि अर्थशास्त्र के जन्मदाता रहे हैं। व्यष्टि और समष्टि दो तरह के अर्थशास्त्र होते हैं।
फिर आप यहाँ देखें BI I सबका इन्होंने डिफिनेशन दिया है एक तरह से। किन्स का सिद्धांत विकसित देशों पर अधिक तथा अल्प विकसित देशों पर कम लागू होता है। किन्स का सिद्धांत इस तरह का है, इन्होंने सरकारी व्यय पर बल दिया था कि कोई अर्थव्यवस्था अवसाद में चला गया है, व्यय खर्च ज़्यादा हो गया है तो कैसे कंट्रोल होगा। कुछ टॉपिक है बेकारी बेरोजगारी, उसका चित्र यहाँ पर। जॉन मेनार्ड किन्स का एक परिचय यहाँ पर दिया गया है, आप इसको लिख सकते हैं या छोड़ सकते हैं क्योंकि ऊपर में भी यही परिचय था, तो उन दोनों में से कोई एक आप लिखेंगे या फिर इसको छोड़ देंगे, या इसी को लिखेंगे उसको छोड़ देंगे। आर्थिक मंदी, जब वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में निरंतर गिरावट हो रही हो, यानी गिरावट, यहाँ टो उपयोग करिएगा, और सकल घरेलू उत्पाद कम से कम 3 महीने डाउन ग्रोथ में हो, तो इस स्थिति को आर्थिक मंदी कहते हैं। आर्थिक मंदी बहुत ही समीचीन है, सुना सुनाया है। आजीविका क्या है, रोजी रोजगार, इसके बारे में डिफिनेशन के रूप में आप इकोनॉमिक्स में किसको कहते हैं आजीविका, वो समझेंगे यहाँ पर। अर्थशास्त्री कौन है, अर्थव्यवस्था क्या है वो, फिर अवसाद क्या होता है, अवसाद डिप्रेशन क्या है। अवसाद तो मानसिक बीमारी है, लेकिन ये इकोनॉमिक्स में मानसिक बीमारी की पढ़ाई नहीं होती है, इसलिए ये अवसाद कुछ और बताता है, वो आर्थिक स्थिति को बताता है, देश की अर्थव्यवस्था को बताता है जब वो डाउन हो। यही डिस्कशन यहाँ पे किया गया है। आप ये सब टॉपिक को क्लियर कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, इससे आंसर भी आपका बड़ा हो जाएगा। व्यक्ति नशे की ओर उन्मुख होने लगता है, सब है। अगर मानसिक बीमारी होता है तो किन्स का सिद्धांत क्या है कि जॉन मेनार्ड किन्स ने अपने रोजगार सिद्धांत का प्रतिपादन अपने प्रसिद्ध पुस्तक जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट में 1936 के दौरान किया था। किसके अनुसार, यानी यहाँ इसके अनुसार लिखिएगा, मंदी या अवसाद की स्थिति में बेरोजगारी अर्थव्यवस्था में बड़ी मांगों की कमी के कारण होता है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है जेम्स J.M. किन्स की कार्य प्रणाली, बस इतने सा लिखिएगा। उसका किन्स के आर्थिक विनियमन का सिद्धांत, प्रणाली और आर्थिक कार्यक्रम ये सब नहीं लिखिएगा। किन्स की कार्य प्रणाली आदर्शवाद की विशेषता है, ये लिखेंगे आप। किन्स की शोध पद्धति इस प्रकार है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, बड़ा पेज इसमें आया है। जेम केन्स और उनके अनुयायियों के व्याख्यान 9 आर्थिक सिद्धांत, यहाँ आप छोड़ सकते हैं, ऊपर तक ही यहीं तक लिखें, और आप चाहें और बड़ा करना तो ये लिख सकते हैं। फिर इसको देखें, जहाँ ज़रूरत वहाँ पर आप लिख दें। आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये जरूरी है, ये जरूरी नहीं है। यहाँ तक जरूरी नहीं था, अभी जो बताए
यहाँ से यहाँ अन्यायिक सिद्धांत से लेकर के ये आप छोड़ सकते हैं। फिर किन्स के मुख्य विचार लिखेंगे आप, क्योंकि किन्स का ही वर्णन है करना है यहाँ पे। फिर इसके आगे किन्स का निष्कर्ष, ये लिखेंगे। किन्स एक साधारण माइक्रो इकोनॉमिक मार्केट मॉडल बनाते हैं, वो क्या है, उनका क्या सूत्र है, ये यहाँ पर है। किन्स के बुनियादी मनोवैज्ञानिक कानून से निकला है कि आय में वृद्धि के साथ व्यक्तिगत खपत द्वारा प्रदान की गई प्रभावी मांग का हिस्सा हर समय गिरता है, और इसलिए निवेश की बढ़ती मांग द्वारा बचत की विस्तार राशि को लगातार अवशोषित करना चाहिए। यानी सारा ये सब लिख सकते हैं, ये भी आप लिख सकते हैं। ये भी, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। हाफ लोअर पार्ट, मैक्रो रेसिपी, रेसिपी यहाँ पर स्वाद के नहीं है। किन्स के पूरे सिद्धांत क्या कहते हैं वो, इसके साथ एक फिर एक्स्ट्रा है हैसन सिद्धांत, ये आप छोड़ सकते हैं। हैसन या हैंसन का सिद्धांत जो है वो क्या कहता है, अगर आप लिखेंगे तो भी ठीक, नहीं लिखेंगे तो ठीक। यहाँ पर जॉन मेनार्ड्स फिर किन्स का प्रयोग किया है, उन्होंने जो लिखा है वो यहाँ पर आप फिर लिखेंगे और 2 नंबर भी लिखेंगे। इनका सिद्धांत जो है आर्थिक सिद्धांत की नई भाषा, वो लिखेंगे। ये फिर बड़ा है, इसको थोड़ा सा लेते हैं। जेकिन्स का आर्थिक सिद्धांत, अपने विश्लेषण में क्या उन्होंने कहा है वो। किन्स के गुरु हुए थे मार्शल, उन्होंने उनके विपरीत परिभाषा दी है, थोड़ा सा देख लें। दोनों का विचार यहाँ पर थोड़ा सिद्धांत थोड़ा अपोज करता है एक दूसरे का। थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको। क्योंकि गूगल में सर्च करके हमने लिया है तो कुछ बात किन्स के बारे में रिपीटेशन हो सकती है, होगी, लेकिन बड़े क्वेश्चन लिखने पर ये छोटे मोटे रिपीटेशन अगर हो भी जाती है तो पता नहीं चलेगा इतना। ऋण ब्याज के आकार के रूप में यह निम्नलिखित कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है। कारक यहाँ पर बताया गया है। योजनाबद्ध लागत वह राशि है जो घरों, फर्मों, सरकारों और बाहरी दुनिया की वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च करने की योजना है। सारा डिटेल्स यहाँ पर है। आप यहाँ पर जो कुछ दिया हुआ है ये अलग लैंग्वेज में, इसको आप छोड़ दीजिएगा। यदि उत्पादन की वास्तविक मात्रा Y1 संतुलन स्तर Y0 से अधिक है तो खरीदार फर्मों के उत्पादन से कम माल खरीदते हैं। AD इज स्मॉलर देन AS लिखेंगे, फिर छोड़ देंगे और नीचे फिर लिखेंगे यदि Y2 का वास्तविक उत्पादन संतुलन Y0 से कम है, ये सब लिखेंगे।
इसको हाफ हाफ कर लेते हैं। सकल आपूर्ति कुल समाज के लिए लागत और रोजगार के अनुपात से निर्धारित होती है। यहाँ पर आप सारा लिखेंगे और इस तरह से जो है आपको आंसर कंप्लीट हुआ। यहीं तक लिखेंगे आप। आपका आंसर कंप्लीट हो गया होगा ऐसा उम्मीद करते हैं हम। आपने हमारे वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।